बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो बड़ी अहम शख्सियत के इस्तीफ़े से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ऐलान किया कि वो जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करने वाले हैं और तारीख़ का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो ये जो इमरान ख़ान साहब जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, इस तहरीक से मुतल्लिक नाज़रीन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि कौन सी क़यादत, कौन सा रहनुमा कब कैसे गिरफ़्तारियाँ पेश करेगा। ये तफ़सीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक माज़ी के चंद अहम वाक़यात जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे और ख़ुसूसी अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा 17 दिसंबर 2019 को सुनाई थी और फिर उस केस का जो तफसीली फ़ैसला है वो 19 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। अब ये फ़ैसला जारी हुए, ये फ़ैसला अनाउंस हुए, आप ये देख सकते हैं कि 2020 गुज़र गया, 2021 गुज़र गया, 2022 गुज़र गया, 2023 का आगाज़ हो गया, लेकिन साबिक़ से सदर परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ ना मिल सका। यानी उन्हें फांसी की सज़ा ख़ुसूसी अदालत ने सुनाई और वो फांसी की सज़ा के साथ ही जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। कुछ लोगों की ये राय है कि जो ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला था उसे लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था और जो अदालत बनाई गई थी उस अदालत को भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन जिन लोगों की ये राय है वो उनकी राय अपनी जगह पे, लेकिन आप नाज़रीन को हम ये बता दें कि जो ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला है वो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था। आइन के मुताबिक और जो संगीन गद्दारी का जो कानून है उसके मुताबिक ख़ुसूसी अदालत का, यानी जहाँ पर आर्टिकल 6 की अदालत का जो फ़ैसला आता है उससे आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का कोई जवाज़ नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि बेशक एक रूट हो ना हो, लेकिन आप वो रूट अख्तियार करके कोशिश करते हैं कि रिलीफ हासिल करें, लेकिन वो रिलीफ जो है वो पायदार रिलीफ नहीं होता। अल्टीमेटली जो ख़ुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ैसला सुनाया था, इस फ़ैसले को रिवर्स करना है, इस फ़ैसले को बरकरार रखना है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा को ख़त्म किया, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली ख़ुसूसी अदालत को ख़त्म किया, वो फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। अब जो चीज़ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी लगाई, ये बात तो तय है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन क्या उनकी सज़ा बनती थी, उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे रिमार्क्स भी आए थे जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट भी उस केस के ऊपर, परवेज़ मुशर्रफ के केस के ऊपर किसी न किसी तरीके से जो है वो मुबैना तौर पर असरअंदाज भी हुई। अब ये 17 दिसंबर 2019 को फ़ैसला आया और इस फैसले से 3 दिन के बाद जो उस वक्त के चीफ जस्टिस है आसिफ सईद खोसा जो है वो रिटायर्ड हो गए। 20 दिसंबर 2019 को उन्होंने रिटायर्ड होना था और उनकी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले 17 दिसंबर 2019 को यह फ़ैसला सुनाया गया। और इस फैसले को यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफ़े और फांसी की खबर देने वाला सहाफ़ी, तो जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई, 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया जिससे शाहिद करीम और जस्टिस सेठ वकार ने मुशर्रफ को फांसी देने की सज़ा सुनाई और उसके साथ जस्टिस नज़र अकबर साहब थे, सिंध हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने इस फैसले के साथ इख्तलाफ किया। तो मैं वो सहाफ़ी था जिसने ये ख़बर जो है वो सबसे पहले अपने 92 न्यूज़ के ऊपर ब्रेक की और फिर 2 दिन के बाद 19 दिसंबर को इस केस का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ और वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर सबसे पहले ब्रेक किया। और ये भी बता दें कि ये ख़बर भी, ये कंटेंट भी उस फैसले का मैंने ब्रेक किया था कि परवेज़ मुशर्रफ को घसीट के जो है वो डी चौक के ऊपर फांसी दी जाए, अगर वो मर भी जाए तब भी उसकी लाश को घसीट के डी चौक के ऊपर फांसी दी जाए। ये भी मैंने जो है वो फ़ैसला जो है वो सबसे पहले ब्रेक किया था। इसके बाद नाज़रीन फिर 20 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वफाकी वज़ीर फ़रूक नसीम बैठे थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान बैठे थे, जिसमें फवाद चौधरी बैठे थे और इन तीनों हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ऐलान किया गया
कि जो फांसी का फैसला देने वाले जज हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे और जो फैसला है उस पर हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। तो इस फैसले के बाद ना ही हुकूमत के वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने फैसला सुनाया उनके खिलाफ ना कोई रेफरेंस दायर किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। अब जो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हम बहुत सारे केस रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली बुनियाद पे रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाँ अपील जो है वो ज़ायदुल मयाद करार दे के खारिज कर दी गई कि आपने कानूनी मयाद के अंदर जो है वो अपील दायर नहीं की थी। हुदैबिया पेपर मिल केस आपके सामने है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला 2014 का था, लेकिन अपील जो है 2017 में फ़ाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये ज़ायदुल मयाद अपील है, ये कानूनी जो मयाद है उसके अंदर फ़ाइल नहीं की गई, तो लिहाजा इसे इंटरटेन नहीं कर सकते। अब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो फैसला दिया गया वो फैसला दुरुस्त था, वो फैसला गलत था। मैं इस बहस में कतई नज़र इस बहस के मैं ये चाह रहा था, ये कहना चाह रहा हूँ कि 2019 में यानी 17 दिसंबर को फैसला आया, 10 दिन के अंदर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था। तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपील दायर की और इस अपील के ऊपर एतराज़ात लगे कि परवेज़ मुशर्रफ ने सरेंडर नहीं किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एतराज़ लगा रही है कि परवेज़ मुशर्रफ ने सरेंडर नहीं किया। हाई कोर्ट बगैर सरेंडर किए परवेज़ मुशर्रफ की आईनी दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट में इंटरटेन कर रही थी। लेकिन इस बहस में भी जाए बगैर इस बहस के कतई नज़र सवाल यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपील दायर की, उस पर एतराज़ात लगे। उन एतराज़ात के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ ने अपील दायर की, एतराज़ात के ऊपर अपील दायर की। अब आप देख लें कि 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और परवेज़ मुशर्रफ, ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने तो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मुताबिक तो ये नाइंसाफ़ी थी, ये फैसला इंसाफ पे मबनी नहीं था। तो परवेज़ मुशर्रफ तो 3 साल तक इंसाफ का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने वक्त के अंदर, लिमिटेशन के अंदर, कानूनी मियाद के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था, लेकिन आज वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी अपील जो एतराज़ात के ख़िलाफ़ थी वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, ज़ेर इल्तवा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट वो अपीलें जो ज़ायदुल मयाद होती हैं उन्हें यह कह के एक दिन के भी जो है वो उसमें कंसेशन नहीं देती कि आपने लिमिटेशन के आगे जाके अपील दायर की है तो हम इसे इंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी मुकदमात, ऐसी दरख्वास्तें जो लिमिटेशन के अंदर फ़ाइल हो जाएँ और वो सुप्रीम कोर्ट से इंटरटेन ना हो और वो इस तरीके से गैर मौसर हो जाएँ कि बंदा दुनिया से चला जाए और फिर उसके बाद उसकी दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे के खारिज कर दी जाए, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा। अभी आप देखें ना कि मुनर्रफ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोग जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट किया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ मुनर्रफ अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की। वो अपीलें आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन वो पंजाब असम्बली जिससे मुतल्लिक वो अपीलें थी वो पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी हैं और उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी गैर मौसर हो गई। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला के इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। पंजाब असम्बली तहलील हो गई। पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही ना रहा। पंजाब असम्बली की तहलील के साथ उनके परवेज़ इलाही और उनकी काबीना भी तहलील हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन वो नज़रसानी की दरख्वास्त आज भी सुप्रीम कोर्ट में गैर मौसर होने के बावजूद भी मौजूद है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जब लिमिटेशन के ऊपर कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन अगर लिमिटेशन के अंदर कोई अपील आती है तो वो विद इन टाइम लिमिट जो है वो क्यों फिक्स नहीं होती, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आ जाते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने भारतीय सहाफ़ी को कौन सा करारा जवाब दिया। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ भारत के दौरे के ऊपर गए थे। भारत के दौरे के दौरान एक सहाफ़ी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहा कि आपने जो टाई पहनी हुई है बड़ी खूबसूरत है, ये टाई मुझे आप तोहफ़ा कर दें। ये पिछले हफ्ते भी हमने फ़याज़ महमूद के साथ एक वीलॉग शेयर किया था। उसने ये किस्सा सुनाया था कि अभी जो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, तो उस गिरफ़्तारी के दौरान जहाँ पर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड का मामला था, उस अदालत के स्टाफ ने जो फैसल जावेद खान है उन्होंने कोई मफरल पहना हुआ था, तो उससे कहा कि फवाद अपने फैसल भाई ये मफरल मुझे दे दें। तो वो हक्का बक्का रह गए, लाजवाब रह गए फैसल जावेद खान सेनेटर कि अब इसको क्या जवाब दूँ। अल्टीमेटली फैसल जावेद ने अपना मफलर उतार के अदालत के स्टाफ को दे दिया। तो फ़याज़ महमूद ने वो किस्सा सुनाया कि जब परवेज़ मुशर्रफ भारत के दौरे पे गए और एक सहाफ़ी ने कहा कि आपकी टाई बड़ी अच्छी है, ये टाई मुझे दे दें, तो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कोई ज़्यादा देर सोचने में नहीं लगाई और फौरी तौर पे उसको जवाब दिया उस सहाफ़ी को कि मेरी टाई भी अच्छी है और मेरा जूता भी बहुत अच्छा है। यानी उस सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया परवेज़ मुशर्रफ ने अपने जवाब से। और इसके अलावा नाज़रीन, जब परवेज़ मुशर्रफ 2008 के इलेक्शन हुए 18 फरवरी 2008 को, उसके बाद मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन गई और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो 3 नवंबर 2007 के
इक़दाम के बाद, एमरजेंसी के बाद अपनी वर्दी उतार चुके थे और सदर पाकिस्तान बन चुके थे। तो जब ये पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत आई तो उन्होंने ऐलान किया कि हम तो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुआवज़ा करेंगे, मुआवज़े की तहरीक लेके आएंगे और इन्हें बरतरफ करेंगे सदर मुमलिकत के ओहदे से। तो ये ऐलान करने के बाद बाकायदा तौर पर मुआवज़े की तहरीक का जो है वो इस पर इक़दाम शुरू हो गए। और मैंने इस्लामाबाद से जून 2008 से अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और मुझे 2 माह भी सहाफ़त में हुए थे कि अगस्त 2008 में मैं समा न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो ऑफिस में मौजूद था और तमाम नज़रें जो हैं वो मुआवज़े की तहरीक पे लगी हुई थी। तो अचानक से ख़बर आती है, हमारे ब्यूरो के रिपोर्टर थे ज़फ़र मलिक साहब, ग़ालिबन ज़फ़र मलिक साहब थे, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, या फिर ताहिर राठौर साहब से, दोनों में से एक सहाफ़ी ने खबर दी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जल्दी से खबर दें, जल्दी से खबर डालें, ब्रेक करें। परवेज़ मुशर्रफ ने सदर मुमलिकत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये ख़बर भी हमारे समा चैनल के ऊपर उस वक्त रन हुई 2008 में, और चैनल में ब्यूरो ऑफिस में खुशी देखी गई कि परवेज़ मुशर्रफ, जिसने चैनल के ऊपर पाबंदियाँ लगाईं, सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगाईं, जिसने अदलिया को माज़ूल किया, जिसने चीफ जस्टिस को माज़ूल किया, तो उसके इस्तीफ़े के बाद, परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफ़े के बाद, सदारत से मुस्तफ़ी होने के बाद जितनी खुशी मैंने उस ब्यूरो ऑफिस में देखी, वो खुशी जो है वो भी काबिले रिपोर्ट थी, जो हम आपके साथ आज रिपोर्ट कर रहे हैं। माजी का ये एक वाक़या था, मैंने कहा ये भी आपके साथ हम शेयर कर लें। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जो कहा जाता है ना कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये गद्दारी का मुकदमा नवाज़ शरीफ ने शुरू किया था, ये नवाज़ शरीफ ने शुरू नहीं किया था। ये सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन थी अपना हामिद खान साहब की एक और इशू के हवाले से, 3 नवंबर 2007 के इक़दाम के हवाले से, अमल दरामद के हवाले से एक केस था। उस केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था। उसमें अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक साहब पेश हुए थे और उसमें तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा था कि आपने जुलाई 2009 के फैसले में ये करार दिया है कि 3 नवंबर 2007 का जो इक़दाम था गैर कानूनी था, गैर आइनी था, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है वो परवेज़ मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल नहीं कर रही, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं बना रही। तो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के बेंच ने फिर अटॉर्नी जनरल से कहा था कि हुकूमत की क्या इंटेंट है, हुकूमत क्या गद्दारी का मुकदमा, आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना चाहती है, इस पर आप इंस्ट्रक्शन लेके अदालत को बताएं। तो फिर अदालत में फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने हुकूमत से पूछ के बताया था कि बिल्कुल अदालत जिस तरीके से कह रही है, अदालत का जो फैसला है उसकी रोशनी में हम यह केस शुरू करेंगे, हम यह मुकदमा चलाएंगे। लेकिन उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ, उस ट्रायल के बाद जो हमने बहुत सारी जो टांगें थीं वो कांपती देखीं, या कांपें टांगती देखीं, या फिर चेहरे और जिस्म कांपते देखे कि एक आर्मी के चीफ का, एक साबिक सदर का, डिक्टेटर का ट्रायल कैसे हो रहा है और किस किस तरीके से उसका केस सुनने से इनकार किया जाता रहा और मामला दूसरे की कोर्ट में फेंका जाता रहा। यानी कोई नहीं चाह रहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत सारे हमने ऐसे इंसिडेंट देखे कि अदम दिलचस्पी नज़र आई कि एक डिक्टेटर को इस केस में सज़ा हो और उसके लिए रास्ते तक बनाया गया है। मुबैना तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रिपोर्ट की हैं। यानी एक केस में जब परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकलना था तो अदालत फ़ैसला करने की बजाय अटॉर्नी जनरल से पूछ रही थी कि आप बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ का ECL में नाम क्यों रखा जाए, रखना है नहीं रखना। भाई उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा है, संगीन गद्दारी का मुकदमा है, तो अदालत के ख़ुद के भी अख्तियार हैं, कानून है, आइन है, अदालत उसके तहत भी जायज़ा ले सकती थी। लेकिन अदालत जो है बार बार ये मामला अटॉर्नी जनरल के ऊपर डाल रही थी कि नहीं आप बताएं, आप बताएं। और हम ये देख रहे थे कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर अदालत मामला डाल रही है और अटॉर्नी जनरल अदालत के ऊपर मामला डाल रही है कि आप फैसला करें, आप फैसला करें, आप फैसला करें। तो ये जब एक डिक्टेटर का तारीखी ट्रायल हो रहा था और कितने लोग रिलेक्टेंट थे, तजब्जुब का शिकार थे, तो ये भी चंद चीज़ें आपके साथ हमने शेयर किया। अब आ जाते हैं कि किस बड़ी शख्सियत ने इस्तीफ़ा दिया है। प्रोग्राम काफ़ी पहले लंबा हो चुका है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी मुसम्मिक नवाज़ के सीनियर नायब सदारत के ओहदे से तो रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद नाज़रीन उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। इस मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी ने शिकवा किया है वज़ीर आज़म से कि बड़े फ़ैसलों में एतमाद में नहीं लिया जाता और अलग थलग रखा जाता है, फ़ैसले नहीं बताए जाते, फ़ैसले कर लिए जाते हैं, एतमाद में लिए बगैर कर लिए जाते हैं। और फिर ये भी शिकवा किया गया कि मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि अगर मरीम नवाज़ को ऐसा कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है, और फिर ये भी कहा गया कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मरीम नवाज़ को दिया गया, ये ओहदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता पार्टी के अंदर। जो एक ढांचा है मुसम्मिक नवाज़ का,
ये ओहदा तो आप तब क्रिएट कर सकते हैं जब पार्टी का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो तहलील हो चुका हो, तो तब आपने पार्टी को चलाना हो तो आप चीफ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। लेकिन जब पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, पार्टी के सदर मौजूद हैं, नायब सदर मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, नायब सदूर मौजूद हैं, सूबाई सदूर मौजूद हैं, तो ये चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा बनाना, क्रिएट करना, ये समझ से बाला तर है, इसका कोई मकसद नज़र नहीं आता। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें एतमाद में लिया और उन्हें कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी हम दूर करेंगे और मरीम नवाज़ भी आपके साथ मुलाकात करने के लिए आएंगी, तो आप अपना रिज़ाइन वापस लें। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया। पार्टी की जो नायब सदारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो इस्तीफ़ा उन्होंने वापस नहीं लिया। लेकिन वज़ीर आज़म के इसरार करने के ऊपर, वज़ीर आज़म के ज़ोर डालने के ऊपर, जो उन्होंने तवानाई, बचत और इस्लाहात के हवाले से एक कमेटी थी जिसका ताल्लुक़ जो है वो एनर्जी की वजारत के साथ है, पेट्रोलियम की वजारत के साथ है, उस कमेटी से, उस वजारत के मामला से जो अपना शाहिद खाकान अब्बासी ने रिज़ाइन किया था, वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर वापस ले लिया गया है। वो ज़िम्मेदारियाँ दोबारा से जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने संभाली हैं और उस कमेटी का दोबारा इजलास हुआ और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब शरीक भी हुए हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी। हमने कहा चलें आज के दिन में कुछ ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि शाहिद खाकान अब्बासी बेशक पार्टी नायब सदारत का ओहदा वापस नहीं ले रहे, लेकिन पार्टी की तरफ से दी गई जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है और पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए उन्होंने काम करने की हामी भर ली है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।